एक रात मैं अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। मेरे कमरे की लाइट बंद थी और मुझे आभास हुआ कि कोई मुझे स्पर्श कर रहा है, पर मुझे उसे टाइम पर गहरी नींद आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे शरीर के गुप्त अंगों पर मुझे स्पर्श महसूस हुआ। मुझे गुदगुदी सी हो रही थी। धीरे धीरे वह स्पर्श बढ़ता गया और जैसे मैंने अपनी आंख खोली तो मेरे सामने जो शख्स बैठा हुआ था, उसे देखकर मुझे पसीना आ गए। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं थे बल्कि मेरे। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो ना। आजकल हम लड़कियों को सबसे ज़्यादा खतरा हमारे अपनों से होता है। हम लड़कियों को पराये लोग ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, जितना नुकसान हमें हमारे अपने पहुँचाते हैं। इस कहानी में आपको यही सब सुनने को मिलेगा, तो प्लीज़ कहानी को पूरा सुनिएगा। चलो आइए हम हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम निहारिका है और मेरी उम्र 17 साल की है। मैं भरा पूरा बदन और बहुत ही खूबसूरत हुस्न की मालकिन थी। सब लड़के देखकर मुझे देखकर आहे भरते थे। हर कोई मुझे अपना बनाना चाहता था। आसपास के मोहल्ले वाले सब लड़कों की मैं ड्रीम गर्ल जो थी। कई बार कई लड़कों ने मुझे प्रपोज तक किया था, पर मैंने कभी किसी को भाव नहीं दिया था। मैं जानती हूँ आजकल के लड़के कैसे होते हैं। बस आजकल के सब लड़के जिस्म के भूखे होते हैं। कोई लड़की इन लड़कों के सामने बस एक बार हाँ कर दे, उसके बाद यह अपनी मनमानी चलाने लग जाते हैं। और लास्ट में जाकर क्या होता है, यही ना कि जब इनका मन भर जाता है या फिर शादी की बात आती है तो तू तो चालू लड़की है, तू तो कैरेक्टरलेस लड़की है, मेरे साथ सोने से पहले ना जाने कितनों के साथ तू सोई होगी, ये कहकर छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर लड़के बस लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं। जब तक लड़की उनको अपने जिस्म के साथ खेलने देंगी, तब तक उस लड़की को बाबू सोना कहते रहेंगे। और जिस दिन लड़की ने मना कर दिया उस दिन उस लड़की को छोड़ देते हैं। मैं इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बाप का तो बचपन में ही साया मेरे माथे से उठ गया था। हम 2 बहनें थी। कैसे तैसे हमारी माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। हम दोनों बहनों ने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। हम डरते थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले के अंदर एक लड़की के प्रेम प्रसंग के बारे में जब उनके घर वालों को पता चल गया था, लोकलाज के डर से और दुनिया वालों के ताने सुन सुनकर उसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और एक रात पंखे से झूल उन्होंने सुसाइड कर लिया था। थोड़े दिन की मौज मस्ती के चक्कर में मैं अपनी माँ का सिर दुनिया के सामने नहीं झुकाना चाहती थी। यही सबसे बड़ी वजह थी। इसलिए मैंने कभी भी किसी लड़के को अपने पास आने तक नहीं दिया। मोहल्ले के सारे लड़के अक्सर मुझसे बोला करते थे कि निहारिका तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड है। मैं भी गुस्से में उनको बोला करती थी, हाँ है, मुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड है, तुम क्या कर लोगे। मेरी खूबसूरती एक दिन मेरे लिए रोना बन जाएगी, ये मुझे नहीं पता था कि मेरा ये हुस्न एक दिन मेरी ही जान का दुश्मन बन जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम 2 बहनें थी। मेरी बड़ी बहन ज्योति, उनकी शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में खुश थी। मेरे जीजा जी छोटा मोटा बिजनेस किया करते थे। मेरी दीदी की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक भगवान ने उनकी गोद में बच्चा नहीं दिया था। अभी भी उनके माथे पर बांझ का कलंक था। बच्चा पाने के लिए उन्होंने वो सब किया जो एक दंपत्ति करता है। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर ने जो जो दवाएं दी उनके बताए अनुसार सारी दवाएं भी ली, लेकिन आखिरकार उनका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उन्होंने थक हार कर मंदिर मस्जिद में औलाद पाने की खातिर दुआएं भी मांगी, पर वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आखिरकार बहुत विन्नतें करने के बाद भगवान को उन पर तरस आ ही गया और मेरी दीदी पेट से हो गई। अभी उनका 6वां महीना चल रहा था। मेरी दीदी बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरी जीजा जी भी बहुत ज़्यादा खुश थे, पर मेरी दीदी और जीजा जी की खुशियाँ शायद भगवान को रास नहीं आई। और एक दिन मम्मी के पास जीजा जी का कॉल आता है। मम्मी जीजा जी की बातें सुनकर रोने लग जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो गया था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने मम्मी से पूछ ही लिया। मम्मी ने रोते रोते मुझे बोला कि तुम्हारी दीदी के साथ बहुत बुरा हुआ, जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तुम्हारी दीदी कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई हुई थी कि अचानक सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया और पेट के बल गिर गई है, जिनसे उनको ब्लीडिंग हो रही है। तेरे जीजा जी रो रहे हैं और तेरी दीदी को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। हम लोगों को बुलाया है। मम्मी के मुंह से दीदी के बारे में ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मेरी आंखों में आंसू आने लग गए। मैं भगवान को कोस रही थी कि भगवान, मेरी दीदी ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने उनसे उनकी खुशियां छीन ली।
मेरे मन में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे और मैं इन्हीं ख्यालों को लेकर अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने के बाद मैंने देखा कि दीदी को आईसीयू में रखा गया है और जीजा जी ने हमें बताया कि बच्चा मिसकैरेज हो गया है। गिरने की वजह से बच्चे की पेट में ही मौत हो गई है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी दीदी की जान बची है। इतना सुनकर मम्मी ने भगवान को धन्यवाद दिया और मम्मी ने जीजा जी को हिम्मत देते हुए बोला कि कोई बात नहीं, भगवान का शुक्र है कि सुमन बच गई है। अगर आप दोनों सलामत रहोगे तो बच्चे तो और भी पैदा हो जाएंगे। जीजा जी ने मम्मी से कहा कि निहारिका को कुछ दिन के लिए हमारे पास छोड़ दो, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ और घर पर अकेले ही रहती है, ये चली जाएंगी तो सुमन का ख्याल भी रख लेगी और घर का काम भी कर लेगी। मम्मी मुझे दीदी और जीजा जी के पास उनके घर छोड़ने के लिए राजी हो गई। जीजा जी मुझे लेकर घर पर आ गए और मैं दीदी की सेवा में लग गई। मैं दीदी के लिए दलिया और दूध गर्म करती और दीदी को खिलाती। अब यहीं से मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। यहीं से मेरी जिंदगी के बुरे दिन शुरू होने वाले थे। यहीं से मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना था, इसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी खूबसूरती मेरे लिए मेरी जान की दुश्मन बनने वाली थी। इसी खूबसूरती के चलते हुए मेरे जीजा जी मेरे साथ। मेरे जीजा जी का नाम रवि था। देखने में ठीक ठाक हटे कट्टे गोरे भूरे हैं। मैं घर पर रहकर घर का सारा काम करती, दीदी के लिए खाना बनाती और खाना बनाने के बाद दीदी की केयर करती थी। अब जो मेरे साथ होने वाला था उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिनको सुनकर आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इतना भी गिर सकता है। ये दुनिया है, यहाँ किसी का कोई भी एतबार नहीं है। हम जिसके बारे में अच्छा सोचते हैं और हम जिनको अच्छा मानते हैं, क्या पता उनके मन में हमारे बारे में क्या विचार आ रहे हैं, ये हमें थोड़ी पता होता है। जब मेरे जीजाजी घर पर होते तो मुझे अजीब नज़रों से देखा करते थे। मेरे जीजाजी का मुझे इस तरह से देखना अच्छा नहीं लगता था, पर मैं क्या कर सकती थी, मेरी मजबूरी जो थी इसलिए मुझे वहां पर रहना पड़ता था। मुझे वहां रहते हुए 2-3 दिन हो गए थे। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरे कमरे की लाइट बंद थी। तभी मुझे आभास हुआ कि कोई मुझे स्पर्श कर रहा है, पर मुझे उस टाइम पर गहरी नींद आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे शरीर के गुप्त अंगों पर मुझे स्पर्श महसूस हुआ। मुझे गुदगुदी सी हो रही थी। धीरे धीरे वो स्पर्श बढ़ता गया और अब मेरी नींद खुल चुकी थी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने जो शख्स बैठा था और जो मुझे स्पर्श कर रहा था, उसे देखकर मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इंसान जिसके बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, वो इंसान मेरे साथ ऐसा करने की सोच रहा था। जैसे मैंने कमरे की लाइट ऑन की तो सामने मेरे जीजाजी को देखकर मेरे पर पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने जीजाजी से डरते हुए कहा, जीजाजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो दीदी के पास होना चाहिए था ना। तभी मेरे जीजाजी ने मेरे मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है और जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारी दीदी की भलाई है। निहारिका, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपने दिल की दबी ख्वाहिशें पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ। मेरे जीजा जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तभी मैंने कहा, जीजा जी आपको शर्म नहीं आती आप मेरे साथ ऐसी गंदी बातें करते हुए? चुपचाप आप मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी और दीदी को सब बता दूंगी कि आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तभी जीजाजी मुझसे बोलते हैं, बता दो, उसमें तुम्हारी दीदी का ही नुकसान है। मैंने उनसे पूछा, नुकसान वो कैसे? तब जीजाजी ने कहा, जब तुम्हारी दीदी को पता चलेगा तो वो मुझसे झगड़ा करेगी और झगड़ा करने के बाद मैं उसे तुम्हारे घर रहने के लिए भेज दूंगा और झगड़ा अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो तुम्हारी दीदी का और मेरा तलाक भी हो सकता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें जब मैंने पहली बार शादी में देखा था तब से ही मुझे तुम्हें पाने की इच्छा हो रही थी, पर कभी कहने का मौका नहीं मिला था। मैं कैसे भी करके तुम्हें पाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी दीदी तक को छोड़ सकता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी दीदी को अब टॉर्चर करने लग जाऊंगा। चुपचाप मेरी बात मान लो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारी दीदी की भलाई है। जीजा जी के मुख से ये सब बातें सुनकर मैं घबरा गई। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम मेरी ख्वाहिशें पूरा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी दीदी को छोड़ दूंगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों की परवाह है या तुम्हारी दीदी की? जरा सोचो, तुम्हारी दीदी को छोड़ने के बाद तुम्हारी माँ पर क्या गुजरेगी? और तुमने ये सब बातें अपनी दीदी को बता दी तो मैं वैसे भी तुम्हारी दीदी को तलाक दे दूंगा। फिर सारी जिंदगी अपनी दीदी को अपने घर पर बिठाए रखना। मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से मेरी दीदी की शादी की थी और मेरी माँ दीदी की गृहस्थी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने सोचा अगर माँ के साथ ऐसा हुआ तो माँ तो जीते जी ही मर जाएगी।
मेरे जीजा जी पर हवस का भूत सवार हो चुका था। उनकी वासना चरम सीमा पर थी। वो वासना में इतना गिर चुके थे कि उन्हें सही गलत का ख्याल ही नहीं आ रहा था। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि उनके ये सब करने से मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। पर उनको मेरी खुशियों से ज्यादा अपनी खुशियां प्यारी थी। मैंने उनको बहुत समझाया और कहती रही, जीजा जी ये सब गलत है। मैं उनसे हाथ जोड़कर रोते हुए बोल रही थी, जीजा जी भगवान के लिए आप ये सब गंदी बातें मुझसे मत करो। मैं ये सब आपके साथ नहीं कर सकती। मैं अपनी दीदी का घर संसार नहीं बिगाड़ सकती। तब जीजा जी ने मुझसे कहा, ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने हाँ नहीं की तो तुम्हारी दीदी का घर संसार तो वैसे भी बिगड़ जाएगा। सोच लो, मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं जीजा जी को समझा समझा कर थक गई थी। मैंने उनके पांव तक पकड़ लिए और उनसे इतनी रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ ऐसा ना करे, पर उन्हें अपनी वासना के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। देखते ही देखे उस हवस के भेड़िए ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया और उस इंसान ने कई घंटों तक मेरे साथ ये घिनौना कुकृत्य किया। मुझे उस राक्षस ने कई जगह से नोच डाला था। उस रात मुझे इतनी असहनीय पीड़ा हुई थी जिसके बारे में मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। मेरा शरीर दर्द से करहा रहा था। उस इंसान को मेरे दर्द से कोई मतलब नहीं था। मैंने उनसे कहा, जीजा जी अब मुझे छोड़ दो, नहीं मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए थोड़ा तो रहम करो मुझ पर। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे मेरे मोहल्ले वाले लड़कों की बात याद आ गई। उन लड़कों ने मुझे पहले ही कहा था कि एक दिन तुम्हारी ये खूबसूरती तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाएंगी। एक दिन तुम्हारे इस खूबसूरत हुस्न की वजह से तुम बहुत ज्यादा मुसीबत में आ जाओगी। और आज यही हुआ था मेरे साथ। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी। आखिरकार वो दरिंदा कई घंटों बाद मुझे बदहवास छोड़कर अपने कमरे में चला गया। उस दिन के बाद मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया। बस मैं अपनी दीदी के सामने झूठ मूठी मुस्कुराहट लिए रहती थी। जब भी मैं वहां अकेले में होती थी तो मैं बहुत ज्यादा रोती थी और भगवान को कोसती रहती थी कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा कैसे होने दिया। आप तो उस इंसान को ये सब करने से रोक सकते थे। खैर, अब जब भी मौका मिलता उस भेड़िए को मेरे साथ यह सब करने लग जाता। मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ गई थी और फिर करीबन 15 दिन वहां रहने के बाद मैं अपने घर आ गई थी। घर पर आने के बाद अब मुझे सुकून आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी कैद से बाहर आ गई हूँ। थोड़े दिन बाद मुझे उल्टियाँ होने लगी और मेरा जी मचलने लग गया था। जिसका मुझे डर था अब वही मेरे साथ हो गया था। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरे पेट में उस इंसान का बच्चा पल रहा था जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती थी। और मैं नफरत भी क्यों ना करती, आखिर उस इंसान ने मेरी जिंदगी जो बर्बाद कर दी थी। मैं सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा। जब मेरी मम्मी को ये सब बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेगी, उन पर क्या बीतेगी। ये सब बातें सोच सोच कर मेरा शरीर कांपने लग गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतनी लाचार और बेबस हो गई थी कि अपनी दुख तकलीफें किसी को बता भी नहीं सकती थी। मुझे डर था अगर मैंने किसी से ये बातें कही मेरी माँ को पता चल जाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, मेरी माँ को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया। मेरी माँ ने मेरे से पूछा तो मैंने सारी बात अपनी माँ को बताई और खूब रोने लग गई। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और मुझसे रोते हुए मेरी माँ कहने लगी, हे राम, ये क्या कर दिया तूने, मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। मैंने रोते हुए माँ को कहा, माँ मैं क्या करूं। जीजाजी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी और फिर उन्होंने दीदी को तलाक देने की धमकी भी दी थी। मेरी माँ घर में से चूहे मारने की दवाई लेकर आती है और कहती है, लो इससे खा लो और मर जाओ वरना मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। आज मेरी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू थी। आप लोग बताओ मेरी क्या गलती थी। सब कुछ मेरी जिंदगी में मेरे साथ किया था पर मेरी माँ मुझे कसूरवार ठहरा रही थी। मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी और एक दिन मैंने एक ऐसा फैसला किया जो शायद कोई भी लड़की नहीं कर सकती। मैंने सोच समझकर इस दुनिया से विदा होने का फैसला जो कर लिया था, क्योंकि अगर बात ओपन हो जाती तो मेरी दीदी का घर बिगड़ जाता। इसलिए मेरे पास एक यही रास्ता था जिससे मैं अपनी दीदी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती थी। अगर मैं पुलिस कंप्लेंट करती तो मेरे जीजाजी को पुलिस पकड़कर अंदर कर देती जिससे मेरी दीदी का घर बर्बाद हो जाता। मुझे यह विश्वास था कि समय के साथ मेरे जीजाजी भी बदल जाएंगे। एक दिन मम्मी को बिना बताए मैं घर से बाहर चली गई और मेरे घर के पास में ही रेलवे ट्रैक था। मैं हिम्मत करके उस रेलवे ट्रैक पर पहुंची। मैंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था क्योंकि मैं परेशान हो चुकी थी अपनी जिंदगी से और सबको खुश रखने का मेरे पास एक यही तरीका था। जब तक मैं जिंदा रहती तो अब जब भी जीजाजी को मौका मिलता वो मुझे नोचते रहते और मेरे साथ गलत करते रहते। कुछ ही पल में ट्रेन आने वाली थी। अब जो होने वाला था
उसके बारे में सोच सोच कर मेरा शरीर थर थर कांप रहा था। पर मुझे अपनी जिंदगी से इतनी नफरत हो गई थी